गुड मॉर्निंग क्लास। आवर टुडेज टॉपिक इज अकबरनामा और बादशाहनामा। महत्वपूर्ण चित्रित मुगल इतिहासों में सर्वाधिक ज्ञात अकबरनामा और बादशाहनामा है। प्रत्येक पांडुलिपि में औसतन 150 पूरे अथवा दोहरे पृष्ठों पर लड़ाई, घेराबंदी, शिकार, इमारत निर्माण, दरबारी दृश्य इनके चित्र हैं। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल का पालन पोषण मुगल राजधानी आगरा में हुआ। वह अरबी, फारसी, यूनानी, दर्शन और सूफीवाद में पर्याप्त निष्णात थे, यानी कि इतनी भाषाएं वो जानते थे। इससे भी अधिक वह एक प्रभावशाली विवादी और स्वतंत्र चिंतक थे। उनका ये मानना था कि किसी भी चीज को यूं का यूं नहीं लिखते थे, वो उस पर चिंतन करते थे, उस पर तर्क वितर्क करते थे। जिसने लगातार तगियानुसी उल्मा के विचारों का विरोध किया। इन गुणों से अकबर बहुत प्रभावित हुआ। उसने अबुल फजल को अपने सलाहकार और अपनी नीतियों के प्रवक्ता के रूप में बहुत उपयुक्त पाया। बादशाह का एक मुख्य उद्देश्य राज्य को धार्मिक रूढ़िवादियों के नियंत्रण से मुक्त करना था। दरबारी इतिहासकार के रूप में अबुल फजल ने अकबर के शासन से जुड़े विचारों को न केवल आकार दिया बल्कि उनको स्पष्ट रूप से व्यक्त भी किया। नेक्स्ट है 1589 में शुरू कर अबुल फजल ने अकबरनामा पर 13 वर्षों तक कार्य किया और इस दौरान कई बार उसने प्रारूप में सुधार किया। यह इतिहास घटनाओं के वास्तविक विवरणों, शासकीय दस्तावेजों तथा जानकार व्यक्तियों के मौखिक प्रमाणों जैसे विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों पर आधारित है। अकबरनामा को 3 जिल्दों में विभाजित किया गया। जिल्दों का अर्थ है कि 3 अलग अलग पार्ट बनाए गए हैं उसके, जिनमें से प्रथम 2 इतिहास हैं। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। पहली जिल्द में आदम से लेकर अकबर के जीवन के एक खगोलीय कालचक्र के का मानव जाति का इतिहास है। 30 वर्ष का उसमें इतिहास लिखा गया है। दूसरी जिल्द अकबर के 46वें शासन वर्ष 1601 पर खत्म होती है और अगले ही वर्ष अबुल फजल राजकुमार सलीम द्वारा तैयार किए गए षड्यंत्र का शिकार हुआ और सलीम के सहापराधी वीर सिंह बुंदेला द्वारा उसकी हत्या कर दी गई, जो इसका लेखक था। अकबरनामा का लेखन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं के समय के साथ विवरण देने के पारंपरिक इतिहास दृष्टिकोण से किया गया। ये नहीं है कि किसी को विवरण को कब उठा कर लिख दिया गया, किसी को कब, किसी को नहीं। एक समय के अनुसार, क्रम के अनुसार, समय के अनुसार क्रम बना करके उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें उसमें लिखी गई हैं। इसके साथ ही तिथियों और समय के साथ होने वाले बदलावों के उल्लेख के बिना ही अकबर के साम्राज्य के भौगोलिक, सामाजिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक सभी पक्षों का विवरण प्रस्तुत करने के अभिनव तरीके से भी इसका लेखन हुआ। आईने अकबरी में मुगल साम्राज्य को हिंदुओं, जैनों, बौद्धों और मुसलमानों की भिन्न भिन्न आबादी वाले तथा एक मिश्रित संस्कृति वाले साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अबुल फजल की भाषा बहुत अलंकृत थी, क्योंकि इस भाषा के पाठों को ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था। अतः इस भाषा में लय और कथन शैली को बहुत महत्व दिया जाता था। इस भारतीय फारसी शैली को दरबार में संरक्षण मिला। अबुल फजल का एक शिष्य अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाहनामा के लेखक के रूप में जाना जाता है। इसकी योग्यताओं के बारे में सुनकर बादशाह शाहजहां ने उसके अकबरनामा के नमूने पर अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया। बादशाहनामा भी सरकारी इतिहास है। इसकी 3 जिल्दें हैं और प्रत्येक जिल्द 10 चंद्र वर्षों का ब्यौरा देती है। लाहौरी ने बादशाह के शासन के पहले 2 दशकों पर पहला व दूसरा दफ्तर लिखा है। जिन जिल्दों में बाद में शाहजहां और वजीर सादुल्लाह खान ने सुधार किया, बुढ़ापे की आवश्यकताओं की वजह से लाहौरी तीसरे दशक के बारे में न लिख सका, जिसे बाद में इतिहासकार वारिस ने लिखा। औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजी प्रशासकों ने अपने साम्राज्य के लोगों तथा संस्कृतियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए भारतीय इतिहास का अध्ययन तथा उपमहाद्वीप के बारे में ज्ञान का अभिलेखगार स्थापित करना शुरू किया। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने कई भारतीय पांडुलिपियों के संपादन, प्रकाशन और अनुवाद का जिम्मा अपने ऊपर लिया।
अकबरनामा और बादशाहनामा के संपादित पाठांतर सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी द्वारा 19वीं शताब्दी में प्रकाशित किए गए। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद 20वीं शताब्दी के आरंभ में हेनरी बेवरीज द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। बादशाहनामा के केवल कुछ ही अंशों का अभी तक अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। इसका मूल पाठ अपने संपूर्ण रूप में आज भी अनुवाद किए गए जाने की प्रतीक्षा में है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आदर्श राज्य, एक दैवीय प्रकाश। दरबारी इतिहासकारों ने कई साक्ष्यों का हवाला देते हुए यह दिखाया कि मुगल राजाओं को सीधे ईश्वर से शक्ति मिली थी। उनके द्वारा वर्णित दंत कथाओं में से एक मंगोल रानी अलान कुआ की कहानी है, जो अपने शिविर में आराम करते समय सूर्य की एक किरण द्वारा गर्भवती हुई थी। उसके द्वारा जन्म लेने वाली संतान पर इस दैवीय प्रकाश का प्रभाव पड़ा। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी यह प्रकाश हस्तांतरित होता रहा। ईश्वर से निःसृत प्रकाश को ग्रहण करने वाली चीजों के पदानुक्रम में मुगल राजतों को अबुल फजल ने सबसे ऊंचे स्थान पर रखा। इस विषय में वह प्रसिद्ध ईरानी सूफी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के विचारों से प्रभावित था, जिसने सर्वप्रथम इस प्रकार का विचार प्रस्तुत किया था। इस विचार के अनुसार एक पदानुक्रम के तहत यह दैवीय प्रकाश राजा में संप्रेषित होता था, जिसके बाद राजा अपनी प्रजा के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत बन जाता था। इतिवृत्तों के विवरणों का साथ देने वाले चित्रों ने इन चित्रों को इस तरीके से संप्रेषित किया कि उन्होंने देखने वालों के मन मस्तिष्क पर अपना पूरी तरीके से प्रभाव डाला। उनका कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार इन चित्रों को देख लिया जाता तो सारा का सारा विवरण हमेशा के लिए जो उसको देखता था उसके दिमाग में बैठ जाता था। 17वीं शताब्दी से मुगल कलाकारों ने बादशाहों को प्रभामंडल के साथ चित्रित करना शुरू किया। ईश्वर के प्रकाश के प्रतीक रूप में प्रभामंडलों को उन्होंने ईशा और वर्जिन मेरी के यूरोपीय चित्रों में भी देखा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सुलह कुल, एकीकरण का एक स्रोत। मुगल इतिवृत्त साम्राज्य को हिंदुओं, जैनों, जरतुस्तियों और मुगलों जैसे अनेक भिन्न भिन्न जातियों और धार्मिक समुदायों को समाविष्ट किए हुए साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सभी तरह की शांति स्थायित्व के स्रोत रूप में बादशाह सभी धार्मिक और नर जातीय समूहों से ऊपर होता था, यानी कि उसको सभी जो धर्म है उस राजा के लिए समान होते थे, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। इनके बीच मध्यस्थता करता था तथा यह सुनिश्चित करता था कि न्याय और शांति बनी रहे, क्योंकि अगर राजा किसी एक धर्म को तुल देंगे तो दूसरा धर्म एक धर्म को तवज्जो देंगे तो दूसरा धर्म अपने आप को वैसे ही नीचे मानेगा। तो इसलिए उस समय राजा क्या करते थे, सभी धर्मों को समान रूप से अधिकार देते थे, समान रूप से सम्मान देते थे। अबुल फजल सुलह कुल के आदर्श को प्रभु शासन की आधारशिला बताता था। सुलह कुल में यूं तो सभी धर्मों और मतों को अभिव्यक्त की स्वतंत्रता थी, किंतु उनकी एक शर्त थी कि वे राज्य सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे, कि आप अपने धर्म को चाहे कितना भी विस्तार करो सुलह कुल के अनुसार, लेकिन उस धर्म के विस्तार के कारण उस राज्य सत्ता पर कोई भी आंच नहीं आएगी, ये वो चाहते थे। सुलह कुल का आदर्श राजनीतियों के जरिए लागू किया गया था। मुगलों के अधीन अभिजात वर्ग मिश्रित किस्म का था, अर्थात उसमें ईरानी, तुरानी, अफगानी, राजपूत, दक्कनी सभी शामिल थे। इन सब को दिए गए पद और पुरस्कार पूरी तरह से राजा के प्रति उनकी सेवा और न्याय के विचार के दृश्य रूप में निरूपण हेतु अनेक प्रतीकों की रचना की गई। न्याय के विचार को मुगल राजतंत्र में सर्वोत्तम सद्गुण माना गया। कलाकारों द्वारा प्रयुक्त सर्वाधिक पसंदीदा प्रतीकों में से एक था एक दूसरे के साथ चिपटकर शांतिपूर्वक बैठे हुए शेर और बकरी, कि दोनों चाहे अलग अलग धर्म के हों, ये उदाहरण लिया गया, लेकिन क्या थे, अलग अलग जाति थी उनकी भी, शेर और बकरी की, लेकिन फिर भी साथ में बैठे दिखाए गए। इसी तरीके से दिखाए गए थे कि इस राज्य में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी शांति से एक साथ रहते हैं। इसका उद्देश्य राज्य को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में दिखाना था जहाँ दुर्बल और सबल सभी प्रकार परस्पर सद्भाव से रहते हैं। सचित्र बादशाहनामा के दरबारी दृश्यों में ऐसे प्रतीकों का अंकन बादशाह के सिंहासन के ठीक नीचे एक आले में हुआ है।
नेक्स्ट पॉइंट है राजधानियाँ और दरबार। ये हम कल करेंगे, आज हम इतना ही करेंगे। आई होप आप साथ साथ अपने नोट्स तैयार कर रहे हैं। जिस भी बच्चे को कोई डाउट है वो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, उसका जवाब दिया जाएगा अपना फ़ोन नंबर के द्वारा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जिस भी बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। जिस दिन भी वीडियो डाली जाएगी उसी दिन आप उस वीडियो को देख पाएंगे सबसे पहले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।